स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है बॉस। वो जो चुन्नू सा आप गोले के अंदर दिख रहे हैं, चुन्नू सा रास्ता है, लेकिन पूरी दुनिया को ना बाप बाप करा देगा अगर ये बंद हो गया, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल कोई मामूली आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। डेली 20 मिलियन बैरल तेल यहां से गुजरता है। दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट यहां से होता है। दुनिया का 20% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है। यह 7 खाड़ी देशों के लिए लाइफलाइन की तरह है। तो जहां यह तेल जाता है उनके लिए तो लाइफलाइन है ही, लेकिन जिन देशों की इकोनॉमी तेल को बेच बेच के चल रही है उनके लिए भी लाइफलाइन है। सऊदी अरब तो भाई साहब एकदम घुस जाएगी उसकी इकोनॉमी, बड़ा नुकसान हो जाएगा उसको अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां और इसके आसपास कौन से देश है जरा उसको समझिए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से जोड़ने वाला गेट है जिसको आप देख रहे हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई है। देख रहे हैं, एक तरफ आपको ईरान दिख रहा है पीला वाला हिस्सा, और दूसरी तरफ आपको यूएई और ओमान दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत संकरा करीब 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है। खाड़ी देशों के पास अपना तेल दुनिया तक पहुंचाने का इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। भारत, चीन और दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का क्या मतलब है और कैसे बवाल मच जाएगा, इसको समझिए। सबसे पहले देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा। भाई, भारत का 45 से 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। एलएनजी इंपोर्ट का 54% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। भारत का हर दिन करीब 2.5 मिलियन बैरल तेल यहीं से होकर गुजरता है। हालांकि भारत के पास रूस, अमेरिका, ब्राजील के तौर पर विकल्प वो मौजूद है। इसके अलावा भारत ने ऑयल स्टोरेज पर काफी काम किया है। भारत में 74 दिन के लिए पर्याप्त कच्चा तेल भी मौजूद है। करीब 10 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। इसके अलावा मौजूदा हालात को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय भी एक्टिव हो गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से आज एक रिव्यू मीटिंग की गई है और कहा जा रहा है कि सप्लाई बनी रहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। भारत के लिए ऑयल से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट को लेकर चिंता होगी, क्योंकि भारत का 85% एलपीजी इंपोर्ट गल्फ देशों से हॉर्मुज के रास्ते आता है और उसी एलपीजी से आपके घर में चूल्हा जलता है। इसी तरह भारत के एलएनजी इंपोर्ट का 60% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। यानी अगर यह युद्ध महीनों महीनों चल गया तब कांड हो जाएगा। अभी तो भारत ने 74 दिन का अपना माल समेटे रखा है, लेकिन अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया तब परेशानी शुरू हो जाएगी। इस युद्ध से भारत पर और क्या क्या असर पड़ सकता है वो भी आपको बताता हूं। भाई, चावल, टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी सर्विस के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। रुके हुए जहाज, बंद हुए एयरस्पेस की वजह से मार्केट की सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का कहना है कि अगर यह युद्ध एक हफ्ते से ज्यादा चला तो दाल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि भारत करीब 5 से 6 मिलियन टन दाल इंपोर्ट करता है। किसी भी तरह के अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़े तो दाल की कीमत बढ़ेगी। इसके अलावा भारत में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ सकते हैं, फर्टिलाइजर की सप्लाई बाधित हो सकती है। ईरान यूरिया और अमोनिया का बड़ा सप्लायर देश है और वो भारत की खरीफ सीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के पहले से बाकी दुनिया में कैसे खलबली मच जाएगी आप उसको भी समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबसे ज्यादा तेल चीन को जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन करीब 5.4 मिलियन बैरल तेल चीन जाता है, जो चीन के कुल तेल आयात का 50% है। चीन ज्यादातर तेल सऊदी अरब, ईरान और इराक से ही खरीदता है। यानी अगर यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा लंबे समय तक, भारत में महंगाई बढ़ेगी, चीन में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महंगाई बढ़ेगी। अगर यह रास्ता बंद रहा तो सिर्फ तेल की कीमत ही नहीं, पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। चाइना की इकोनॉमी नीचे गई तो रिपल इफेक्ट होकर दुनिया पर असर पड़ेगा। भारत की इकोनॉमी नीचे गई, दुनिया पर असर पड़ेगा। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मिडिल ईस्ट का इस पूरे युद्ध में फंस जाना बहुत बड़ा खतरा है बॉस। घर घर पर इसका असर पड़ने लग जाएगा। और अभी तो यह भी नहीं पता कि वॉर चलेगा कितने दिन। 3 दिन के युद्ध में ही तेल गैस के दाम इतने बढ़ गए कि हाहाकार मचने लगा है। अगर यह लंबा खिंच गया, भाई रूस यूक्रेन युद्ध किसी ने सोचा था इतना चल जाएगा, चल ना गया। और यहां पर ईरान तो माने बैठा है कि मेरा बच्चा बच्चा खमने की मौत का बदला लेगा। वो कह रहे हैं कि हम मरेंगे तो तुमको मार के मरेंगे। क्या सोचे हो, ऐसा ही मर जाएंगे क्या? इसलिए ये युद्ध जो है बहुत जल्दी नहीं खत्म होगा ऐसा लग रहा है। और ऐसा दिख भी रहा है कि युद्ध 1-2 दिन
चलकर खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। खामनेई को मारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान बातचीत करना चाहता है, ट्रंप इसके लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने काउंटर अटैक शुरू कर दिए और सारे गल्फ को निशाना बना लिया और साफ कह दिया कि अब कोई बात नहीं होगी। ईरान ने कह दिया कि वो लॉन्ग वॉर के लिए तैयार है। उधर गल्फ पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद फिर से इजराइल ने भयंकर अटैक ईरान पर किया है। अमेरिका के चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ द यूएस एयरफोर्स के जनरल डॉन केन ने कह दिया है कि यह युद्ध सिंगल ओवरनाइट मिशन नहीं है। अमेरिकी सेना के ने कहा है कि यह मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन है जिसमें अमेरिका को कुछ अतिरिक्त नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने हालांकि कहा है कि यह इराक की तरह एंडलेस वॉर नहीं होगा, ईरान के साथ युद्ध को ट्रंप अंजाम तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर जितनी बातें अभी बाहर आ रही हैं उनसे यही लग रहा है कि अगर कोई बीच में नहीं पड़ा तो बॉस ये युद्ध एक दो दिन वाला युद्ध नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक और काउंटर अटैक तगड़े हो रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने उनके सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया और तुम कह रहे हो कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाए। तुमने मारने के पहले सोचा था कि तुम बातचीत की टेबल पर इसको लाना चाहते हो, और बातचीत की टेबल पर ही लाना था तो यह हमला क्यों शुरू किया? क्योंकि तुम्हारे यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और तुम्हारी पॉपुलैरिटी गिरने लगी, तुम मिड टर्म इलेक्शन में फंसने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप, तो तुमने ईरान को ठोक दिया। अमेरिका को लगता है वो पूरी दुनिया का बाप है। इराक में एक बायो वेपन नहीं ढूंढ के निकाल सका, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका दिया और पूरा तेल लूट के निकल लिया अमेरिका। वेनेजुएला में मन किया तो मादुरो को उठा के ले आया और वेनेजुएला के तेल पे अपना कब्जा कर लिया। और अब ईरान में तुम कह रहे हो कि परमाणु बम है, परमाणु हथियार है। अभी तो कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा था कि हमने सारे परमाणु हथियार, सारे परमाणु सेंटर इनके फोड़ दिए हैं, तो अब क्यों हमला किया तुमने? और अगर वजह यह है कि ईरान में लोग जो है वो खामनेई के रिजीम से खुश नहीं थे, तो दुनिया में जहां लोग खुश नहीं होंगे तुम सुलझाओगे क्या? अमेरिका पूरी दुनिया का बाप है क्या कि जहां पे हंगामा होगा, जहां पर लोग खुश नहीं होंगे अपनी सरकारों से, तुम घुस के हमला कर दोगे और मासूम लोगों को मारने लग जाओगे? ईरान में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये मिडिल ईस्ट में जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी अमेरिका लेगा? अमेरिकी तो वहां बैठ के दूर में आराम से अपना पूरा इंतजाम करके कि मेरे यहां मैं किसी को नहीं घुसने दूंगा, तुम मरो तो मरो। तमाशा चल रहा है। ये जो भारत में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए वो ट्रंप देगा क्या? ये जो महंगाई दुनिया भर में बढ़ेगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी, तमाम तरीके की दिक्कतें आएंगी, वो ट्रंप संभालेंगे क्या? लेकिन नहीं, अमेरिका तो दुनिया के चौधरी है, वो तो जहां मन वहां घुसेगा। देखिए भारत के सामने क्या और चुनौतियां हैं ये भी समझिए। इन चुनौतियों से नरेंद्र मोदी कैसे निपट रहे हैं ये भी आपको आगे दिखाऊंगा। रात 3:30 बजे तक कल मीटिंग हुई है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की।